Welcome to Chemistry. Till the last video, that is chapter number 1, part 2, we completed 40 questions from this chapter of Chemistry 11. और इस वीडियो में हम लोग मजीद 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनका जो मेजर टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें से हमने 30 क्वेश्चंस बनाए हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, प्रेसिशन, साइंटिफिक नोटेशंस ये चीज़ें शामिल होंगी जिनमें जो हमने ज़्यादा फोकस है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में किया बिकॉज ये एक मुश्किल तो नहीं लेकिन ट्रिकी सा टॉपिक है। मतलब एक आसान चीज़ मगर कंफ्यूजिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा जीरो लेना है कौन सी वैल्यू नहीं लेनी। तो इसकी हम बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम लोग बिल्कुल पक्का कर लें इस चीज़ को। और एंड में हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे सारी जितने भी हमने अभी तक के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, और फिर हम लोग उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम लोग इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हर वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं कि इस वैल्यू में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। है द फिगर 0.0404 कंटेन्स हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका आंसर तो 3 है। अब इसका आंसर 4 क्यों नहीं है या 5 क्यों नहीं है या 2 क्यों नहीं है? लाइक वी कैन सी 2 4s देयर नॉन जीरो डिजिट्स। तो किस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं? तो इसके सबसे पहले रूल्स होते हैं, सबको पता है, बेसिक होते हैं। यहाँ पे मैंने आपके रिमाइंडर के लिए लिख दिए हैं क्योंकि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आप एक क्विक रिव्यू के लिए अपने ईकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेजर रिव्यू के लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स लिख दिए कि नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास इनसिग्निफिकेंट नहीं होते। तो आपने ये तो हो गए कि 0 आपके पास, ये 4 और 4 तो है सिग्निफिकेंट। उसके बाद है जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो ये भी हो गया। फिर उन्होंने कहा लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। अब लीडिंग से मुराद क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज इंग्लिश जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, तो लेफ्ट पे जो भी चीज़ होगी वो लीडिंग होगी। तो ये सारे हमारे इनसिग्निफिकेंट हैं, ये हमने इनको काउंट ही नहीं किया। और ट्रेलिंग जीरोस आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ द नंबर कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट। तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं? सिंपली राइट हैंड साइड वाले, ठीक है, लीडिंग लेफ्ट वाले, ट्रेलिंग राइट हैंड साइड वाले। तो उनके भी कुछ अपने रूल्स हैं कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अब ये पॉइंट की क्या मतलब है इसका, ये हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये नंबर देखें, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी 3 हैं, 2 सॉरी, क्योंकि ये जो है ये 2 लीडिंग है आपके और सिर्फ ये जो है ये ट्रेलिंग है। और एक और रूल भी होता है कि अगर आपके पास कभी ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है बट अगर आ जाता है, क्योंकि आ सकता है, फिर आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि कभी भी कॉन्स्टेंट्स और जो कि परफेक्ट वैल्यूज़ है ना, लाइक पाई की वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट है, और इसके साथ साथ जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू है अपनी, इस तरीके से जितनी वैल्यूज़ की भी अपनी वैल्यू फिक्स्ड है ना, उनमें हमेशा होती है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो कभी आ सकता है कि आपसे कोई बात, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, लेट्स से एवोगाड्रोस नंबर वो देते हैं आपको कि 6.02 इंटू 23। तो अगर नॉर्मल रूल से करूं तो मुझे पता है कि जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो अगर मैं नॉर्मल रूल से कहूंगी तो मैं कहूंगी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बट ये आंसर नहीं होगा, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बिकॉज ये एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखनी है, ठीक है, ओके। नाउ द नंबर विच इंडिकेट्स कॉन्फिडेंस इन मेजरमेंट इज कॉल्ड, जो हम पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, इसकी क्या वैल्यू है, मीन्स क्यों जीरो को लेना है, इसको नहीं लेना, उसको लेना है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, ये किसी भी चीज़ की जो है एक्यूरेसी से हटके जो चीज़ होती है, लाइक मैं लैब में काम कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार मुझे ये सैंपल है, इसको मेजर करके दे दो इसका वेट, और उसके पास जो है डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है, उसके पास एक एनालॉग है जिसमें एक निडल होती है। तो अब निडल आ रही है फॉर एग्जांपल 21 22 के बिल्कुल बीच में या थोड़ा सा आगे पीछे, तो वो मुझे एक एक्यूरेट या रफ वैल्यू बता देगी कि भाई तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो 21 फॉर एग्जांपल ग्राम्स में है अगर, तो 21.3 ग्राम्स आ रहा है। या वो ये भी कह सकती है कि भाई
4.5 ग्राम्स आ रहा है, या तुम्हारा जो वेट है वो आ रहा है 50.8। ठीक है, तो क्या मतलब है, ये वैल्यू तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट है ये वाली, बट जो ये वैल्यू उसने बताई है ये उसने एस्टिमेट करके बताई है, इसका उसको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होती है कि कंफर्म वैल्यू और एक डाउटफुल वैल्यू, उनका जो सम होती है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज होता है कि ये किस तरीके से यूज होती है, कि आपको एक्यूरेट चीज किसी को बतानी है आगे, कि आप किसी नंबर को ज्यादा डिफाइन ना कर दें, तो तब आप इस तरह की सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको साथ के साथ उन नंबर्स की एग्जांपल्स बताती रहूंगी कि इस तरह का नंबर कहाँ यूज हो सकता है और इसकी ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों काउंट करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का, द नंबर 1010.0 हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले इसका आंसर होगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स के हिसाब से इसमें हमारे पास जो है ये है हमारे पास नॉन जीरो एंड अ वैल्यू बिटवीन नॉन जीरो और जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं, एंड देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट होगा तो जितने भी ट्रेलिंग हमारे पास जीरोज होंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। नाउ अगेन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि 7000 हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर मैं पिछले वाले नंबर को कंसीडर करूं जो कि था हमारा 1010.0, ठीक है, तो अगर मैं ये नंबर देखती हूँ तो ये मुझे एक परफेक्ट फिगर बता रहा है, मींस पॉइंट के बाद भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे इतना भी डाउट, जो वैल्यू है जो भी है मेरे पास, आइदर इट इज मनी और वेट और लेंथ, कुछ भी है, ये डॉलर हो सकते हैं ये, या ग्राम्स हो सकते हैं, या मीटर्स हो सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो एक परफेक्ट है, मुझे पता चल रहा है कि डेसिमल मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिकॉज इस जीरो की भी वैल्यू है, जीरो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मुझे अपनी एक्यूरेसी बताने में इस फिगर की। बट अगर मैं इस वाली एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे है ये 7000, इसमें देखिए मेरे पास डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे इसकी एक्यूरेसी का अभी तक पता नहीं है। क्या पता किसी के पास जो है वो 6885, उसने मुझे रफली बता दिया यार 7000 चीजें हैं तकरीबन। ठीक है, तो मेरे पास ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक नया रूल आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि digits of number are not significant when they do not add information regarding the precision of the number. They include leading zeros as in this. ठीक है, ऐसे नंबर में लीडिंग जीरो तो वैसे ही नहीं होते, और जो हमारे फर्स्ट रूल हमने स्लाइड में जिक्र किया था, तो ये तो हमने रूल पढ़ लिया था। सेकंड जीरो है कि ट्रेलिंग जीरोस एज इन 4500, सॉरी 45,000 में नो डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट होगा तो हमें एक्यूरेसी बताएगा, लाइक इन दिस केस, बट इस केस में हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो ओनली 7 है। ठीक है, कि यही हमें एक एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी वो क्या होगी, आप पॉज करें और बताएं। तो इसमें जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो होगी 1, और ये रूल्स हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं इस बारे में। ठीक है, ना दोबारा से इस तरह का नंबर रह गया। ठीक है, अब जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के आएंगे ना, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को पॉज करें और गैस कर दें, पॉज भी नहीं करना पड़ेगा, गैस करें बस छोटा सा। तो इसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन जीरोज 1 और 7 तो हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट, और जीरोज बिटवीन एवरी नॉन जीरोज, तो इसमें हमारे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 5। ओके, नाउ अगेन अब हम थोड़ा हट गए सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, और यहाँ पे आ गए हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स पे। तो ये मतलब अब ये है तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में है बेसिक रूल्स, 7 8 9 10 क्लास में आप ये पढ़ते हैं हर बोर्ड में, मगर यहाँ पे अब क्वेश्चन हैं तो करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक है तो क्वेश्चन भी आ सकता है, तो फिर हमें इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो जो कि आई थिंक एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट पास कर लिया उसके लिए इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा हैवी मैथमेटिक्स जो प्री इंजीनियरिंग के होते हैं वो तो वैसे यूज़ कर चुके होते हैं, तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ तक लेके जाना है पॉइंट और आप आंसर बता देंगे, तो इसमें आई थिंक कोई एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं।
तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है आपको, इसके रूल्स भी आपको पता होंगे, ये रूल्स भी बताने की जरूरत नहीं है कि एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, अब ब्ला 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 जो भी होता है, लेफ्ट पे जाते हैं राइट पे जाते हैं। तो ये लेफ्ट राइट वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें मैं कहती हूँ कि इंसान अपना रूल ही बना ले कोई, क्योंकि जब इंसान अपने हिसाब से कोई रूल बनाता है वो उसको फिर याद रहता है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई लेफ्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है। तो इसका ये आंसर होगा। नाउ थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया है। While multiplying the exponentially expressed numbers, their exponents are, तो ये भी एक बेसिक सवाल है 7 क्लास का। अगर ये मेरे पास ये है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 10 की पावर 3 से, तो मेरे पास क्या होगा, सिंपली इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, मीन्स 5 + 3 होगा मेरे पास आंसर। तो क्या होगा, देयर पावर्स आर, ओ सॉरी देयर एक्सपोनेंट, सॉरी हाँ पावर भी ठीक है, देयर पावर्स आर एडेड। Now very small and very large quantities are expressed in terms of, तो ये काम हमने लास्ट 2 MCQs में किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अपने जवाब को कंसाइज करने के लिए, उसको एक रीडेबल क्वांटिटी बनाने के लिए, उसको दूसरों से कंपेयर करने के लिए हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं अपने सवाल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्योंकि जब आप आगे स्टडीज़ में चीज़ों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ या यूनिवर्सिटी स्टडीज़ में जो ज़्यादातर काम होते हैं वो कंपैरिजन बेस पे होते हैं। तो उसमें अगर आप अपना टेबल इस फॉर्म में बनाते हैं जिसमें वैल्यूज जो हैं वो 4 to 5 फिगर्स की हैं, ठीक है, तो उसमें कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको कंपेयर करना काफ़ी, जब एक दो वैल्यूज तो हैं आप उसको कर लेंगे, मगर जब ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो कंपैरिजन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब आप उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो आपको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है कि आपको सिर्फ पावर बता रही होती है कि इसके कितने डिजिट्स हैं, और पावर्स को आप कंपेयर कर लेते हैं फिर कि किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी किसकी वैल्यू कम होगी। तो ये भी एक इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है साइंस में बेसिकली। नाउ इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि 1 डिवाइडेड बाई 60 टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले यहाँ दो केसेस हैं कि अगर ये सवाल आता है एनईडी में या डिफरेंट एनईडी में, हाँ क्योंकि एनईडी वाइज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो वो बच्चे तो डायरेक्ट कर लेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बता देंगे। और थोड़ा सा मसला होगा मेडिकल वालों को, और जो अपार्ट फ्रॉम एनईडी अप्लाई करेंगे अगर वहाँ पे आता है सवाल, तो उनको बस यही होगा कि बेसिक उनको ये वही बिल्कुल 2 क्लास वाली जो है, बट 2 क्लास का नहीं होगा बच्चों को। अगर 2 क्लास वाले बच्चों को आप ये दिखाएंगे वो तो डर जाएंगे कि भाई ये कैसे हो गया। खैर, तो आप बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी बेसिक आएगी, और अपनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उसको आप शो कर देंगे। तो ये आपका आंसर होगा, जो भी आंसर होगा। इसमें तो 4 है वैसे भी, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो अगर मैं सॉल्व किए बगैर करना चाहूँ इसको सॉल्व, तो मैं यही देखूंगी कि दूसरे ऑप्शंस में मेरे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जब इन्होंने आंसर में 3 मांगी है तो इस वैल्यू में भी 2 है, इसमें मेरे पास 4 है और इसमें मेरे पास 2 है। क्यों इस वाली में 2 क्यों है, क्योंकि मेरे पास 10 की पावर कंसीडर नहीं होती। तो तो मैं ये डायरेक्ट भी आंसर लिख सकती हूँ, बट अगर मेरे पास ऐसा हो कि मोर देन वन ऑप्शंस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं, तो तब मुझे फिर ये परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो एम कैट ई कैट में ये बात भी ध्यान से रखनी है कि कहाँ आप टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एम कैट ई कैट में बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जब उनको कोई चीज़ शॉर्ट तरीके से बताई जाए तो वो चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ इतनी शॉर्ट क्यों है, ये इतनी आसान क्यों है। तो जब तक उनको मुश्किल तरीके से ना बताओ तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। तो ठीक है, तो किसी चीज़ को मुश्किल पढ़ना या ट्रिकी वे में पढ़ना इज़ नॉट कॉम्पिटेंस। कोई चीज़ जितनी आसानी से आप पढ़ेंगे, उसको जितना सिंपल करके पढ़ेंगे और उसको जितना सिंपल करके समझेंगे, वो आपके लिए और आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा फिर वो। ओके, नाउ अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, बट बिट डिफरेंट है। हमें यहाँ पे इसको रिड्यूस करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, वी हैव टू रिड्यूस इट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है, इसकी पॉसिबल
दूसरी हम देखेंगे ना, मतलब चलो ये हो सकती थी, बट ऑप्शंस में दूसरे भी मौजूद हैं। अगर मेरे पास वो कहते कि जस्ट, अगर मेरे पास फिल इन द ब्लैंक होती तब मेरा ये आंसर चलो माना जा सकता था, ठीक है, बट मुझे सारे ऑप्शंस देखने हैं इसमें। चलो इसको मैं ऑन होल्ड रखती हूँ अभी। इसमें मैं देखती हूँ तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, 4 है इसमें, तो ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं। अब कोई कह सकता है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, बट याद करें नंबर, वो हमने याद किया था डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें 4 हैं, इसमें मेरे पास 2 हैं, वही डेसिमल वाली बात, और नन ऑफ दीज पे भी आते हैं। नन ऑफ दीज तो हो गई नहीं क्योंकि मुझे एक वैल्यू और 2 वैल्यू मिल चुकी हैं 2 की। तो व्हेन रिड्यूस टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें जो मेरे पास जो मेरे आंसर से ज़्यादा मिलता हो उसको ज़्यादा डिफाइन करता हो, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को देखूं, इस और इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो मेरे पास जो है ये वाली वैल्यू ज़्यादा सूट कर रही है मेरे आंसर से, कि यार ये इसको रिड्यूस किया गया है, तो इसलिए जो मेरा ऑप्शन होगा यहाँ पे वो सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है वही साइंटिफिक नोटेशन का, तो इसमें हमें राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है। वैल्यू छोटी है, तो जब भी वैल्यू छोटी होती है तो पावर हमेशा माइनस की आएगी, क्योंकि माइनस का मतलब होता है छोटा, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सिंपली ए होगा। नाउ बिल्कुल लॉग का बेसिक रूल आ गया है, ये भी आप स्कूल में शायद 7 क्लास में पढ़ चुके होते हैं, तो ये भी हर बच्चे को पता होगी बात, जस्ट रिव्यू के लिए है कि एडिशन होता है लॉग की वैल्यूज में अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो, और वाइस वर्सा। आप इसको, अगर आपके पास एडिशन हो रहा हो तो आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ना इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 55 है, अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली यूज्ड एस्कॉर्बिक एसिड। चले शुगर इनको याद आया कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ एसिड का वर्ड यूज किया इन लोगों ने, इतनी देर से साइंटिफिक नोटेशन और फिजिक्स और मैथ्स चल रही थी। A student accidentally used ascorbic acid instead of acetic acid during an experiment. This is regarded as, तो ये है बिल्कुल theoretical question है, आपको errors की types अगर पता है तो आप इसको बता सकते हैं, तो ये simply determinate error है, और इसकी क्या significance होती है, वो ये होती है कि error जो कि आप avoid कर सकें, आपको पता हो, आपको जल्दी से पता चल जाए कि आप एरर कर रहे हैं। मतलब एक स्टूडेंट अगर एक एसिड यूज कर रहा है, तो जब वो दूसरा एसिड गलती से यूज कर रहा होगा तो उसको फौरन से पता चल जाएगा कि भाई ये इसका कलर डिफरेंट है, इसकी स्मेल डिफरेंट है, या ये मुझे रिजल्ट हो नहीं दे रहा, या ये कुछ और ही कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो मतलब उसी वक्त पता चल जाएगा, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस एंड तक पहुंचने से पहले ही आप पहचान चुके होंगे, तो इसलिए सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड डिटर्मिनेट एरर। नाउ 56 में है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग रीडिंग्स, जो कि हमारे पास सेट ऑफ रीडिंग्स है। द एक्चुअल वैल्यू वाज 11.2। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसिशन में। एक्यूरेसी हमें बताती है कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अगर 11.2 वैल्यू, अगर मेरे पास वैल्यू होती लाइक 11 और 10.8, तो मैं कहती कि यार ये एक्यूरेट वैल्यू है, बट यहाँ प्रिसिशन होती है हमारे पास कि वैल्यूज हमारी एक्यूरेट और एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट हो, लेकिन वो हमें एक हद तक सही आंसर दे रही हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रियल लाइफ में हर चीज एग्जैक्ट तो होती नहीं है, तो हर काम जो होता है वो प्रिसिशन पे होता है। मतलब कि हमारी वैल्यू जो है, चलो वो एक्चुअल से डिफरेंट है, लेकिन वो कितनी है, मतलब हमने 3 रीडिंग्स ली, तीनों की तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है हम लोग प्रोसेस सही परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो जाहिर सी बात है, रियल लाइफ में जो लॉसेस होते हैं उसकी वजह से हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं आ सकती, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो प्रिसिशन हो, बिकॉज वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट टू द एक्चुअल वैल्यू। तो ये है रीजन इसके प्रिसाइज होने का। Now question number 57 says, Sarah bought 3 pairs of shoes. What is the significant number of pairs did she bought? तो हमने फर्स्ट एमसीक्यू में जिक्र किया था इस बात का कि कोई भी हमारे पास परफेक्ट वैल्यू या डिफाइन वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू
जो होती है उसमें हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और नंबर्स और डिजिट्स होते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने कहा था कि कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एवोगाड्रोस नंबर, और इन द पाई वैल्यू ऑफ पाई, और इन द ग्रेविटेशनल पुल, और इन द रेनॉल्ड्स नंबर, एनीथिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो है आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक इस तरह का जो क्वेश्चन है ये भी एक प्योर वैल्यू है। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। आपको कहा जा सकता है कि उसने उसको इतने रुपए दिए बताएं उसने कितने सिग्निफिकेंट अमाउंट के उसके पैसे दिए, तो आप बता देंगे ये कि इसमें इनफाइनाइट होंगे। जो भी डिफाइंड फिगर होगी, जो भी एग्जैक्ट फिगर होगी, जो भी प्योर फिगर होगी, उसमें आपके नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा इनफाइनाइट होंगे। Now very small quantities are expressed in terms of एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ये भी हमने एमसीक्यू पहले सॉल्व किया है जिसमें हमने वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज का कहा था। यहाँ पे स्पेसिफिकली वेरी स्मॉल का कहा गया है कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या जवाब देना है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि लार्ज और स्मॉल, क्या पता स्मॉल में अलग वैल्यू होती हो या अलग कॉन्सेप्ट होता हो। देखिए इन सवालों को करने का मकसद ही यही है कि ये ईजी बहुत है। ठीक है, जब ये पेपर में आते हैं मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इतना इजी सवाल नहीं हो सकता, लेकिन ये इजी होते हैं और ये आते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अभी तो हम लोग केमिस्ट्री पे आएंगे, जितने भी उसमें शुरू के टॉपिक्स हैं जो कि आपको आगे की केमिस्ट्री के लिए रेडी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है दूसरे चैप्टर्स में इतने नहीं होंगे, ये चैप्टर वाकई बहुत बड़ा है। स्टूडेंट्स को यूजुअली 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में। Now question number 59 है कि दिस कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन याद आते हैं, चले साथ साथ रिकॉल करते हैं। तो डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो इसमें 2 है तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद डिजिट से पहले मींस लीडिंग टू द डेसिमल और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए और बी तो कैंसिल हो गए। अब देखते हैं सी और डी में से। तो हमारे पास वैल्यू बड़ी है, बड़ी को छोटा कर रहे हैं। ठीक है, असल में बड़ी है तो माइनस तो हो नहीं सकता, मैंने जैसे कि कहा था, जो कि मैंने अपना रूल बनाया हुआ है कि वैल्यू छोटी है उसको हम एक्सपोनेंट में लिख रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे, बिकॉज माइनस से मैंने अपनी एक इंडिकेशन बना ली कि वो स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है। हर इंसान की अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है और वो अपना एक क्लू बनाए। ठीक है, तो उसकी फिर वो बात रिटेन रहती है हमेशा। तो डी भी नहीं हो सकता इस तरीके से, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नाउ इस चैप्टर का 60th और इस वीडियो का 20th क्वेश्चन है 49.85 कैन बी राउंडेड ऑफ टू। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कितने डेसिमल फिगर, तो चले हम लोग करते हैं 1 डेसिमल फिगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 डेसिमल फिगर, डेसिमल, ओके लग रहा है बस सही है ना, बस समझ गए आप लोग। उसके बाद इसको रूल को याद करने में बच्चों को बहुत मसला होता है, बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 5 में थोड़ा सा अजीब सा रूल होता है कि वो उससे बड़ी वैल्यू है, इवन है, ऑड है। तो एक चीज़ जो मैंने अपने जहन में रख ली थी याद करने के लिए वो ये थी कि भाई आपकी जो है ना एंड की वैल्यू इवन होनी चाहिए, उनको हर हाल में इवन चाहिए। तो अगर उनको इवन वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आपकी जो है प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है तो आप 1 ऐड कर देंगे और अगर इवन है तो आप रहने देंगे। तो अगर मैं 49.85 को देखूं तो मेरे पास जो 8 है वो है इवन, तो मींस मुझे इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 49.8। नाउ दोबारा हम आ गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी पॉज करें और बताएं आंसर, गेस कर लें थोड़ा सा। तो चलें, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 4, बिकॉज कौन कौन सी वैल्यू है इसमें डेसिमल है, बिल्कुल है। तो जब डेसिमल है तभी हमने इस 0 को और इस 0 को भी कंसीडर किया। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम आ गए। अब हम इसको जरा रिव्यू करते रहेंगे इस चीज को ना, फिर एंड में हम लोग दोनों को कंपेयर करके भी देखेंगे एक बार, सारी सारी जितनी भी फिगर्स थी उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी हमारे पास, 5, बिकॉज ऑफ द डेसिमल एंड दीज zeros on the right।
ठीक है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। और अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती? 2। Now the closeness of a measurement to each other is called precision। ये चीज हमने डिस्कस की थी वो टेबल वाली एग्जांपल में कि वैल्यूज एक दूसरे से कितना करीब हैं, और ये हमारे पे प्रिसिशन होती है, और एक्यूरेसी इसकी अलग होती है, वो कुछ डिफरेंट चीज होती है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बीच में, तो ये डाउट एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक एमसीक्यू आता है तो आपको वो लाजमी तौर पर ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता। नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स वही आ गई, यही गेस करें आप लोग, तो इसमें कितनी है? 2। नाउ अगेन 2। उसके बाद द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू अ स्पेसिफिक वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू और एनी एग्जैक्ट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इज एक्यूरेसी। ये चीज भी हमने टेबल वाली एग्जांपल में जिक्र की थी, इसका डिस्कस किया था। जैसे मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है 11.5, ठीक है, और मेरी वैल्यू आ रही है 11.3, तो कोई मुझसे पूछेगा यार एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारी, मैं कहूंगी यार मेरी जो है थोड़ा सा फर्क है एक्यूरेसी में, मेरी जो हाईएस्ट मैक्सिमम एक्यूरेसी है वो 11.3 आ रही है, तो थोड़ा सा एरर आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपनी बात को कन्वे करूंगी, इसको बताऊंगी, मैं एक्यूरेसी बताऊंगी, मैं यहाँ पे प्रिसिशन नहीं बता रही, ठीक है। तो माइनर सा डिफरेंस इन दोनों चीजों के बीच में। नाउ द डिफरेंस बिटवीन measured value and the accurate value or the actual value or the exact value is error। नाउ आप कहेंगे कि हमने तो अभी कहा था कि एक्यूरेसी होती है, तो देखें एक्यूरेसी होती है कि आपका आंसर कितना क्लोज आ रहा है एक्यूरेट वैल्यू से, और उनमें कितना डिफरेंस है, ये एरर होता है, ठीक है। मतलब कितनी कितनी मेजरमेंट से, कितने मैग्नीट्यूड से आप अपनी एक्यूरेट फिगर के बिहाइंड है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितना दूर है एक्यूरेट वैल्यू से, वो होता है एरर, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। मेरे पास जैसा कि मैंने कहा कि मेरी वैल्यू है 11.2 और एक्यूरेट वैल्यू है 11.5, सॉरी 11.5, तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.3, तो ये मेरा एरर है और ये मेरी एक्यूरेसी है, ठीक है। नाउ फिर एक्सपोनेंट का सवाल है, एक टाइप ऑफ रिव्यू है। 720 कैन बी रिटन एक्सपोनेंशियली एस, तो ये भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कैन बी रिटन एक्सपोनेंशियली, तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है इनमें से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, और पिछले वालों जैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें हमने वही काम किया, एक्सपोनेंशियल फिगर्स को चेक किया, दैट्स इट। नाउ देखिए, अब तक हमने जितने भी 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने जो टॉपिक मेजर था वो था सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट उसमें प्रिसिशन भी आ गया, एरर्स भी आ गए, और साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी थी आ गई, वो इजी हैं। बट उसमें जो ट्रिकी टॉपिक है, जो सिग्निफिकेंस रहता है, मतलब हर स्टेज पे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहती है, और इसलिए मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन रखे, एक जैसे मैंने बना दिए बहुत सारे, ताकि आपको ये चीज कर करके रिटेन रहे, ये मिस्टेक ना हो, एटलीस्ट ये वाले मार्क्स कोई बच्चा लूज ना करे, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक है। आपको जो भी अपने रॉन्ग आंसर्स का पूल रखना है, एटलीस्ट उनमें ये शामिल ना हो, वो ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नहीं होना चाहिए कि आपने चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो है 11 का आपने सवाल छोड़ दिया, तो ये बहुत बुरा होगा। तो इसलिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इंशाल्लाह इतने क्वेश्चन सॉल्व करना आई थिंक एनफ होगा, क्योंकि इसमें हर तरीके का डिजिट इन्वॉल्व है। तो हमने अब तक जितने भी किए वो ये थे, और अगर मैं इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताऊं तो वो सारी आई थी ये, ठीक है। इन वैल्यूज में, इन आर्ट वैल्यूज में ये हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास, आर्ट या नो जो भी हैं। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो इस चीज का मैं आपसे
इस चीज़ का मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप इसका शॉर्ट ले लें, ठीक है। और इसको जब भी हो तैयारी करने से पहले, जब भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो एक नज़र इसको देख लें, क्योंकि इसमें हर तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें प्रीसीडिंग ज़ीरो हैं, जिसमें जो है आगे राइट हैंड साइड पे ज़ीरो हैं, जिसमें डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, सेंटर में ज़ीरो है, तो हर तरीके का है क्वेश्चन, सॉरी नंबर। तो आपको कुछ और फिर आपको दोबारा रूल्स वगैरह भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ज़रूर ले लीजिए। नाउ नाउ हमने सॉल्व कर लिए हैं 70 क्वेश्चंस 180 में से चैप्टर नंबर 1 के। अब आई थिंक जो है थोड़ा सा हमारा जो पोर्शन था, जो केमिस्ट्री से थोड़ा हट के था, वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम लोग अब जो 71 क्वेश्चन से केमिस्ट्री की तरफ आएंगे, क्योंकि अब हमारा पोर्शन आ जाएगा ये मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड इस सब की तरफ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।